हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। आज है लेक्चर 6। हमने कूलम्स लॉ कंप्लीट किया था। कूलम्स लॉ कंप्लीट करने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी कंडीशन सीखी थी। फिर उनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे और कुछ लेक्चर से 2 लेक्चर से हम प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं। आज भी प्रॉब्लम्स को ही कंटिन्यू करना है और प्रॉब्लम्स में नए तरह के कंसेप्ट्स, नई तरह की प्रॉब्लम्स हम सीखने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लॉ 2 ही हैं, कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ, पर उनसे रिलेटेड थोड़े-थोड़े कंसेप्ट डेवलप होते जाएंगे और थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो हर वैरायटी की प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद एक नया कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके वैरायटीज करेंगे प्रॉब्लम की, फिर नया कंसेप्ट करेंगे। तो आज की कहानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स की है, लेक्चर 6 है, प्रॉब्लम ही करने वाले हैं। देखिए, आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए सब्सक्राइब, क्योंकि साल भर ईयर लॉन्ग कोर्स इस चैनल पे हम करने वाले हैं। ईयर लॉन्ग सिलेबस चलता रहेगा और हम कंप्लीट करेंगे 12th का पूरा कोर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई का। पूरे इंडिया में आप हमें देख सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैंने अपनी पढ़ाई का बहुत सारा हिस्सा आईआईटी कानपुर के कैंपस से किया है। तो चलिए फिजिक्स के थोड़े से मजे उठाते हैं। क्या है आज का एजेंडा, तो देखें। एजेंडा फिर से वही अभी बोला, लेक्चर प्रॉब्लम है, लेक्चर जो है प्रॉब्लम सीरीज वाला है, तो हम प्रॉब्लम ही करने वाले हैं। तो इट्स प्रॉब्लम टाइम अगेन और हम ढेर सारी प्रॉब्लम करेंगे। खुश, बिल्कुल खुश, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक नहीं होती हैं तब तक टॉपिक भी समझ नहीं आता, नंबर भी नहीं आते। चलो आगे। जो प्रॉब्लम्स हमने करी थी उनमें बहुत सारे ट्रायंगल की प्रॉब्लम थी, उसमें स्क्वायर की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे चार्ज था, वर्टेक्स पे चार्ज था, और उसके बाद लामीज थ्योरम सीखी थी। एक ट्रायंगल था, उसका सेंटर पे चार्ज रखा था, वर्टेक्स पे चार्ज रखा था, सेंटर के चार्ज पर फोर्स पूछी थी और जीरो निकली थी। लामीज थ्योरम से निकाल सकते थे, वेक्टर के फॉर्म से भी निकाल सकते थे, लेकिन लामीज थ्योरम से वन लाइनर आंसर आ जाता था। इस तरह की प्रॉब्लम नहीं करी। आज का पहला एजेंडा है अदर ट्रायंगल प्रॉब्लम्स। जैसी ट्रायंगल की प्रॉब्लम हमने तब सीखी थी, मतलब लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में, उसी तरह की प्रॉब्लम्स हम आज क्रिएट करेंगे और उससे थोड़ा-थोड़ा सा उस टाइप को बदलकर दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और कैसे क्वेश्चन लगता है ये सीखेंगे। तो एजेंडा देखिए, इस स्लाइड का क्या है। स्लाइड का एजेंडा है प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, उन्हें सॉल्व करो और खुद कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। तो देखिए भाई, क्या है कहानी आज की। खास कुछ भी नहीं है। मान के चलिए कि आपके पास एक बढ़िया प्यारा सुंदर ट्रायंगल है और मैं आपको ऐसा ट्रायंगल बना के दे देता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है और जानबूझकर बोला जाता है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस यहाँ रखा है, प्लस के अगर माइनस कर ले तो बेहतर लगेगा। इधर रखा है बेटे माइनस और यहाँ रखा हुआ है लेट्स से प्लस चार्ज। ठीक, इसका नाम है Q, इसका नाम है Q और इसका नाम है Q। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड A है, ये भी A और साइड ये भी A। आप देख पा रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखा है Q Q Q और एक कोई एक चार्ज है, जैसे इसको ही ले लेते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ज पर क्या नेट फोर्स होगी, ये आपसे पूछा गया। नेट फोर्स क्या होगी? बड़ा आसान है, करते हैं। नेट फोर्स कैसे निकाली जाए? नेट फोर्स निकालने के कई तरीके। सबसे सुंदर क्या, कई सारी फोर्सेस लिख लो, जो फोर्स आए उसका समेशन कर लो। चलो समेशन करते हैं। देखें, ये प्लस और ये प्लस तो लॉजिकली रिपल्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये प्लस ये माइनस तो अट्रैक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगी, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा दीजिए। अट्रैक्शन मतलब इस माइनस की तरफ फोर्स। इसे आप बोलिए F1 और इसे आप बोलिए F2। क्लियर मेरी बात? अब जरा F1 का क्या वैल्यू है वो लिखने की कोशिश करिए। F1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q, ये वाला Q, Q1 Q2। तो बेसिकली Q Q मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर ही बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन विच इज A का स्क्वायर। तो मैंने लिखा A का स्क्वायर। अब जरा F2 का मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करें। F2 मतलब ये वाली फोर्स, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच फोर्स है, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये बन गया। अब इन दो फोर्सेस को ऐड करना है। आप देखें गौर से तो दोनों का जो फंक्शन है बिल्कुल एक जैसा है, जो वैल्यू है वो एक जैसी।
तो आपको पता चला कि जो F1 है वो ही F2 है और इसी को हम कोई वैल्यू F बोल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि एक ही वेरिएबल चले, F1 F2 अलग अलग ना चले, क्योंकि बराबर निकल आए हैं तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सा और क्या करें, आइए देखिए क्या करना है। अगर आप एंगल्स देखेंगे तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है। ऐसा क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल थे, अंदर के एंगल तो 60 निकलने हैं। तो लॉजिकली अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये एंगल 120 निकल के आने वाला है। उसका लॉजिक क्या है कि आपके पास ऐसे और ऐसे दो फोर्सेस हैं, यहाँ पर है F, यहाँ पर है F, और ये बीच का एंगल आप देखें कि 120 है। अच्छा, ये 120 कैसे निकल रहा है? उसका लॉजिक ये है कि स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन में आपने ट्रायंगल के अंदर का एंगल 60 निकाल दिया तो बचा वो 120। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, बहुत से दो वेक्टर्स में एक वेक्टर F और दूसरा वेक्टर F जो मिलकर 120 डिग्री पे एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। बस 120 डिग्री पे दो वेक्टर स्क्वायर कर दीजिए, आपकी बात बन जाएगी। यानी कि जो F नेट आने वाला है वो कितना होगा? F नेट का मतलब होगा स्क्वायर रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos 120। ये क्या बकवास है? कुछ खास नहीं। F1 F2 लिखना था क्योंकि F1 F2 बराबर है, उनको ही हम F बोल रहे हैं, तो F1 F2 की जगह FF लिख सकते हैं और मैं लिख दिया। गौर से देखिए क्या बना ये, ये हमारे लिए बनेगा, ये देखो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2F स्क्वायर प्लस ये FF मल्टीप्लाई होके 2F स्क्वायर ही बनने वाले हैं। और cos 120 की बातें करो, cos 120 बेटा -1/2 होता है, तो क्या करें इसको लिखे -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे लिए अंदर बचेगा बेटा 2F स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बचेगा अकेला F स्क्वायर। तो 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर आप पाओगे सीधा सीधा F स्क्वायर, और F स्क्वायर का रूट है तो ये वैल्यू आ गई है। यानी कि जो नेट फोर्स है वो सिंगल फोर्स के बराबर है, तो हम कहेंगे जी हाँ। ये तो बड़ा अजीब सा सवाल हो गया, नहीं आसान, चिंता नहीं करनी, थोड़ी सी जगह बना लें उसके बाद आगे लिखें। अब देखिए F का मतलब क्या है? F का मतलब तो हम निकाल चुके थे, F का मतलब था F1 और F का ही मतलब था F2, यानी इनमें से कोई भी एक फोर्स लिख दो, यही तो F है क्योंकि F1 और F2 F के बराबर हैं। तो हम लोग लिखेंगे F नेट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ये हो गई आपकी फोर्स, ठीक, यही है हमारा आंसर, नेट फोर्स हो गई। और आपको पता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो जो रिजल्टेंट आने वाला है उनके एंगल बाइसेक्टर पे आने वाला है, तो आप इधर F नेट लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पुराने कंसेप्ट जैसा है, पुराने जैसा है, पर है तो नया सवाल। अब जो भी नया सवाल है उसमें एक अच्छी बात है जो 11th के वेक्टर वाले चैप्टर से मिलती है, आपको बताते हैं वो क्या है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर पुरानी बात को इस क्वेश्चन से जोड़कर बताता हूँ क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ाया जाता है। आप देखें लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, सीधी बनानी चाहिए ऐसे। आपको कहा जाता था कि एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है और एक वेक्टर रिजल्टेंट है R जिसकी वैल्यू है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और कहा जा रहा है F A वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू B वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू R वेक्टर का मॉड। मतलब A का जो मैग्नीट्यूड है वही B का है और जो B का है वही R का है, मतलब बराबर दो वेक्टर्स मिलते हैं और जो रिजल्टेंट आता है वो भी बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड का आता है। ये कब हो सकता है? वही पूछता है कि किस कंडीशन पे ऐसा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर आता था कि अगर इन दो वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है उनको 120 डिग्री पर ऐड कर दिया जाए तो ऐसे बराबर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी इन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आया करता था। ये वही सवाल है, दोनों फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड की हैं। गौर से देखो तो जो इनके बीच एंगल तुमने निकाला वो भी 120 ही निकाला, क्योंकि एंगल तुमने 120 निकाला तो देखते ही ये क्वेश्चन यहाँ आंसर तक पहुंच जाना चाहिए था। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आप मान लीजिए, या कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो लगेगा एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा है क्यों है, इसीलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा साहब और पढ़ाइए और देखिए, एक सवाल और ट्रायंगल का करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल की प्रॉब्लम में एक ट्रायंगल और बनाइए सर, ये लीजिए ट्रायंगल। अब बताइए, कुछ खास नहीं, देखते रहिए। कहा गया कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q
और कहा गया कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और कहा गया कि यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब क्या करेंगे, कुछ खास नहीं करना, कुछ भी खास नहीं करना। मिड पॉइंट पे यहाँ पर कोई चार्ज रखा है कि ये है a डिस्टेंस, a/2 बोल देते हैं, तो साइड को a कर देंगे। ये भी है a/2 डिस्टेंस, और जो साइड्स हैं a/2 की वजह से वो अल्टीमेटली a साइड की बन जाती है। आपने a कर लिया ऐसे, और फिर ये कहा, अच्छा ये जो दूरी दिख रही है आपको, ये जो बीच वाला चार्ज है वो अल्टीमेटली यहां से परपेंडिकुलर डालने पर मिलता है। ठीक, इस तरह मिलता है। अब परपेंडिकुलर का मतलब तो परपेंडिकुलर होता है, आप 90 बना दीजिए। और आपसे पूछे कि बताओ कि बीच वाले पे चार्ज क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स ऑन Q, कितना फोर्स होगा ये बताइए। हालांकि बहुत लल्लू प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आप कोशिश करिए कि फोर्सेस के कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। जैसे 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं इसको, ये प्लस चार्ज रिपेल करेगा इस तरफ, ये प्लस चार्ज रिपेल करेगा इस तरफ, और ऊपर वाला प्लस चार्ज रिपेल करेगा नीचे की तरफ। लॉजिकली क्लियर है? हाँ, इसको आप F1 बोलिए, इसको आप F2 बोलिए, और इसको आप F3 बोलिए, और इन तीनों का वेक्टर सम हमारा आंसर होगा। F1 लिखने की कोशिश करें तो F1 देखिए क्या आएगा। आप कहेंगे F1 क्या है, तो हम कहेंगे F1 को देखो, F1 का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 इसकी द्वारा फोर्स थी, तो चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है छोटा q, तो हम लिखेंगे Q इंटू स्मॉल q। बीच का सेपरेशन अगर देखें तो वो a/2 है, तो हम लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r² होता था। अब अगर हम F2 देखने की कोशिश करें तो F2 का मतलब भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय, बीच का सेपरेशन अगर देखोगे तो यहाँ भी a/2 ही है, तो लिखोगे a/2 का होल स्क्वायर। आपको दिखाई दिया कि जो F1 और F2 हैं ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं, और F1 F2 अगर बराबर हैं तो डायरेक्शन देखी जाए तो तुम कहोगे डायरेक्शन में भी तो ऑपोजिट ही हैं, कुछ अलग थोड़ी है। तो अगर ये डायरेक्शन में भी ऑपोजिट हैं तो साहब ये F1 और F2 कट गए और इनका आपस में कोई रिजल्टेंट नहीं आया, नेट फोर्स हो गई 0। बचा कौन, सिर्फ F3, यानी आंसर कौन है, सिर्फ F3। तो F3 निकाल लेते हैं। आइए देखिए F3 कैसे निकलेगा। हम लिखेंगे F3 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q ऊपर वाला, स्मॉल q जिस पे फोर्स लग रही है, अपॉन r²। अब ये जो बीच का सेपरेशन है अगर देखोगे तो वो ये निकल के आएगा। अगर ये सेपरेशन निकाल लिया तो बात बन गई, फोर्स आ गई। यानी ये सेपरेशन कैसे निकलेगा, तो गौर से देखो। ऐसे एक आपके पास ट्रायंगल है छोटा सा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये देखना, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये आ रहा है। इसकी ये जो हाइपोटेन्यूज है ये a है, जो बेस है वो a/2। अगर तुम्हें इस परपेंडिकुलर को निकालना है जिसको हम h बोल दे रहे हैं तो बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, गौर से देख, ये एंगल तो 60 डिग्री है, जवाब है हाँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसमें tan 60 डिग्री लगाना चाहता हूँ, तो tan 60 का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ये नीचे a/2। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और सामने आया h अपॉन a/2। क्लियर है, 2 गया नीचे, तो हम लिखेंगे √3/2 a = h। ठीक है ना, ये आपके h की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया। tan 60 = h बाई या परपेंडिकुलर बाई बेस। आपने यहाँ रखा √3/2 इंटू a का स्क्वायर, तो आप देखोगे तो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद q डिवाइडेड बाई 3a², और नीचे वाला 2 का स्क्वायर होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर बन के 4। और ये जो F3 बचा, ये F3 ही आपका Fnet है, क्योंकि F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और इस तरह के कितने भी सवाल बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, स्वाहा हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। देख लीजिए इसे एक बार, अच्छा प्रॉब्लम में काम आएगा। अगला प्रॉब्लम देखें। अगले प्रॉब्लम की खास बात, वेट बैलेंसिंग विद कूलम्ब्स फोर्स।
कुछ खास नहीं, वेट बैलेंसिंग करनी है, किसी चार्ज पार्टिकल को हवा में रोक देना है तो रोक देते हैं। आइए देखिए कैसे रोकते हैं। कह रहा है कि एक बेस है, बेस कहीं बना, चलिए हम भी बना लेते हैं, स्लाइड में नहीं बना हुआ है, और यहाँ पर कोई चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव, और इसको हमने गाड़ के रखा है, भागेगा नहीं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि Q है। 2 4 5 6 नंबर्स में ले सकते हैं, इसलिए वेरिएबल लेके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर्स में। इतने ऊपर, कितने ऊपर, ये जो हाइट बनी हुई है इतने ऊपर हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज Q है और इसका मास है m, और इसको किसी से नहीं बांधा है। पूछा जा रहा है फाइंड दिस D, इतने डिस्टेंस पर इसको रखें such that if small q is gently released, gently का मतलब बहुत धक्का देके नहीं, it remains at rest या it floats in air। फ्लोट करने का मतलब है कि आपका जो q है वो अपनी जगह पर रुका रहता है। कितनी दूरी पर ले जाकर चार्ज को रोक दें कि ना वो नीचे गिरे ना वो ऊपर जाए। तो हमने कहा अच्छा इसी बात है, आओ करें। देखना ये है कि ये बच्चे के जो mg है वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, जो भी बॉब ले रखा है, मास ले रखा है, ब्लॉक ले रखा है, उसका वेट तो नीचे लग ही रहा है, तो लॉजिकली mg इसको ले आएगा नीचे। अच्छा, तो ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस क्यों दिया? अरे रिपल्शन कराना यार, इस mg को बैलेंस नहीं करोगे तो ये गिर नहीं जाएगा, गिरने से ही तो रोकना है। तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, अगर ये माइनस होता तो ये भी माइनस होना चाहिए था। तो सेम नेचर का लिया तो पाया कि ऊपर की दिशा में लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर इसे फ्लोट कराना है, if the block floats, if the block floats, तो क्या होगा? if the block floats, पक्का पक्का तय हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो mg के इक्वल है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा Q छोटा Q बाय d स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? mg के। तुम्हें क्या निकालना था? d निकालना था। d को ऊपर भेजो, अकेला करो, क्या आंसर आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय mg इज इक्वल टू d स्क्वायर। और तुरंत तुमने कहा भी d स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत d की थी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो। स्क्वायर रूट लगाने से d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय mg। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, अच्छी है, प्यारी है, सुंदर है, और बोर्ड्स के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं, करेंगे आगे। आइए भाई अगली प्रॉब्लम करते हैं। इसी में वेट बैलेंसिंग का केस है, देखिए वर्स। अगली प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि आपको एक धागे में बॉब बांधकर दे दिया गया। जो बॉब है बेचारा, इस बॉब का जो मास है वो है m और चार्ज है +2। इस रस्सी की लंबाई को l दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि यहां से कुछ d डिस्टेंस नीचे जहां ग्राउंड आ जाता है वहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, वो भी पॉजिटिव ही है, और ऐसे करके रख दिया, और ये चार्ज है q, ठीक है ना, पॉजिटिव है, रुका हुआ है। कह रहा है कि फाइंड स्मॉल q, कितना चार्ज मुझे देना चाहिए इस छोटे वाले बॉब को, फॉर विच टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0। कितना चार्ज मुझे छोटे वाले बॉब पे दे देना है कि टेंशन स्ट्रिंग में कितनी हो जाए? 0। तो आइए सवाल लगाते हैं, एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, हमने कहा कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो सारी फोर्सेस लिख डालो जो लग रही हैं। इसका वेट तो इसे नीचे खींच के ले जाएगा, तो हम कहेंगे mg लग रहा है, प्लस चार्ज ये है और प्लस चार्ज ही ये है, तो रिपल्शन लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगी ऊपर, हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही है। मान लो कि mg ज्यादा है और वेट ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कम है, तो कॉमन सेंस से ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, रस्सी का काम चालू हो गया। जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा, रस्सी बंधी हुई है, रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी में टेंशन आ जाएगी, ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा। तो टेंशन कहां लगेगी? टेंशन तो लॉजिकली ऊपर लगेगी, और क्योंकि बॉब रुक जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम आने का मतलब ऊपर वाली फोर्स का मतलब टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक मिला के नीचे वाली फोर्स के बराबर। अच्छा, आपने टेंशन लिखी, टेंशन
प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर और D स्क्वायर। तो गौर से देखना चार्जेस के बीच का सेपरेशन ये D ही है और यही दूरी मुझे लेनी है, वो तो सिर्फ लंबाई दी हुई से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख देंगे इसका D स्क्वायर। अच्छा साहब उसके बाद ये किसके बराबर हो गया mg के बराबर। दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, जीरो। सवाल में बोला गया टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो है, तो जानबूझकर क्या कर दें टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो, जीरो हो गया। जैसे ही ये जीरो हुआ हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू mg। और आपको क्योंकि ये q निकालना था स्मॉल, तो बाकी सबको एक तरफ भेज दो, तो आपके पास आ गया स्मॉल q दैट इज mg into d स्क्वायर into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल Q। आपके पास स्मॉल q की प्यारी सुंदर अच्छी वैल्यू आ गई। क्लियर है मेरी बात? इसी में दूसरा प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या बन सकता है वो बताते हैं। इसको जरा इधर ले आए और इसी के लेफ्ट साइड में आपको मैं दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ। सेम सवाल बनाइए दोबारा और फिर यहाँ पर इस बॉब को लटकाइए और उसके बाद कहिए कि इसका मास m प्लस चार्ज q, बीच की दूरी l, जो भी है व्हाटएवर। और क्योंकि ध्यान से देखना ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने यहाँ पर जो चार्ज रखा ना, यहाँ पर ऊपर, इस बार नीचे चार्ज नहीं रखा, ऊपर रखा यहाँ पर, तो ये जो चार्ज है वो नेगेटिव माइनस q, ऐसा चार्ज माइनस q, ब्लू से लिख देता हूँ माइनस q। और कह रहा है कि फाइंड स्मॉल q such that टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो। सेम क्वेश्चन हो गया, सेम ही क्वेश्चन, इसमें फिर से वही बात है, कुछ अलग नहीं है, वही चीज। देख mg लगा नीचे, अच्छा एक है प्लस तो दूसरा है माइनस, रिपल्शन की अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन ऊपर, तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर। अगर mg जीत रहा होता तो रस्सी उसे रोक रही होती, तो टेंशन अगर होगी तो ऊपर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो तुमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टेंशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट बी इक्वल टू mg। और फिर दुनिया वाले कह रहे हैं कि टेंशन को कितना करना है, जीरो जैसे उड़ा दीजिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को किसके बराबर कर दें, mg के बराबर कर दें। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक mg के बराबर होगी आप कहेंगे कि अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q डिवाइडेड बाय, अब उसको कैपिटल Q स्मॉल q रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऊपर वाले को चलो कैपिटल Q कर देते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि दो सवाल अलग थे। इसको लिख लेते हैं माइनस कैपिटल Q। तो हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम जो है वो बन गई कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय d नहीं है, ध्यान रखिएगा, बीच में चार्जेस की दूरी अब l आ गई है, तो लिखेंगे l स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से जो स्मॉल q आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी mg इंटू l स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल Q। ये आपके स्मॉल चार्ज की वैल्यू। गौर से देखिए दोनों सवालों में क्या डिफरेंस है। एक जगह धागे की लंबाई दी गई, यहाँ भी धागे की लंबाई दी गई, यहाँ l लिया गया, यहाँ पर d लिया गया। लॉजिक क्या है, बीच की दूरी चार्जेस की लेनी है, लंबाई ऑफ स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के वेट बैलेंसिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा साहब आ गया है, आगे काम करें। देख अगला कंसेप्ट क्या है, कोलिनियर ढेर सारे चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस एक ही लाइन पर रखे हुए हैं। एक लाइन का सवाल क्यों बना रहे हो, उसका लॉजिक है, एक चार्ज पार्टिकल पे दूसरा चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से मिलने वाली लाइन पर फोर्स लगाता है। अगर इसी लाइन पे एक और पार्टिकल आए तो उसी लाइन पर फोर्स लगेगी, एक और पार्टिकल आए तो उसी लाइन पर फोर्स लगेगी, एक और पार्टिकल आए तो उसी लाइन पर फोर्स लगेगी। सारी फोर्सेस या तो एक साथ ऐड हो जाएंगी या तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती हैं प्लस माइनस के हिसाब से, लेकिन सब रहेंगी एक ही डायरेक्शन में, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सवाल बन सकते हैं, आइए बनाते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्रिएट करने, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उसी से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो आइए सवाल लगाते हैं। बढ़िया, आपके पास एक लाइन है और एक और लाइन है, ऐसा मान लीजिए, कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये मानिए कि ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 मीटर पे। यहाँ पर आपने 1 कूलम चार्ज रखा है, ये 1 मीटर है। यहाँ पे लेट्स से कि आपने 1 कूलम चार्ज रखा है, पॉजिटिव ही है सारे, ठीक है। यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे आपने 8 कूलम्स चार्ज रखा है,
यहाँ पे 3 मीटर्स है, तो यहाँ पे आपने 27 कूलम्स चार्ज रखा है। यहाँ 4 मीटर्स है, तो यहाँ आपने 64 कूलम चार्ज रखा है। और ये तमाशा चलता रहता है, हर एक पर्टिकुलर मीटर पर कोई ना कोई चार्ज आता है। रिलेशन आपको खुद सोचना है। और एंड होती है 10 मीटर्स पर, और 10 मीटर्स पे एंड बनाए। तो ये करते करते यहाँ पर आता है एंड पे आता है 10वां मीटर, और 10th मीटर पे जो कूलम रखे हुए हैं वो 1000 है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट 0 मीटर। 0 मीटर पे जो चार्ज रखा है उस पर क्या लगने वाली है फोर्स, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आइए जानकारी देते हैं। प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और सारे ही प्लस चार्ज, और ये खुद भी प्लस चार्ज लगने वाला है सेल्फ रिपल्शन। कहाँ लगेगा? अलोंग द लाइन गोइंग। सबकी लाइन एक ही है, तो फोर्स भी सारी की सारी एक ही लाइन पर आएगी। यानी पहली फोर्स भी यहीं, दूसरी फोर्स भी यहीं, तीसरी फोर्स भी यहीं, चौथी फोर्स भी यहीं, टक 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 टक, ऐसे सारी फोर्सेस होंगी। यार ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इन दोनों की फोर्स के बारे में सोचो। सबसे पहले ये पेयर सोचो, उसके बाद ये पेयर सोचो, उसके बाद ये पेयर सोचो, उसके बाद ये पेयर सोचो, और धीरे धीरे सारे चार्जेस की निकालो और सबको ऐड कर दो, तो बात बन जाएगी। गंदगी को मिटा देते हैं, बात को बना लेते हैं। आइए, जो एफ नेट होगा वो होगा, पहला फोर्स लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि 1 × 1 डिवाइडेड बाय, बीच का सेपरेशन आप देखेंगे 0 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस है तो ऐड ही होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि 1 × 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, प्लस फिर से लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और फिर ये Q2, तो हम लिखेंगे 1 × 27 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि इस चार से बीच की दूरी देखें आप, बीच का सेपरेशन 3 मीटर्स का है। अच्छा साहब, और क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, उसके बाद 64 आ जाएगा, बीच का सेपरेशन 4 का स्क्वायर हो जाएगा, टक 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 टक, ऐसा 10 नंबर्स तक चलता रहेगा। सब में आपको कॉमन दिखाई दिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया जाए, आपने ले लिया। जब आपने इसे लिया कॉमन, तो अंदर देखोगे तो बचेगा 1, ऊपर देखोगे तो बचेगा 8/2 स्क्वायर, प्लस यहां बचेगा 27/3 स्क्वायर, फिर बचा 64/4 स्क्वायर, एंड सो ऑन चल रहा है, ये 10 नंबर्स तक चलेगा। आपको एक बहुत खास बात दिखाई देगी, वो क्या कि इस 8 को कहा जा सकता है 2 का क्यूब, इस 27 को कहा जा सकता है 3 का क्यूब, इस 64 को कहा जा सकता है 4 का क्यूब। तो आप देखें तो इसी तरह नंबर लिखें, 1 का क्यूब इसको देखें तो 2 का क्यूब, इसको देखें तो 3 का क्यूब, इसको देखें तो 4 का क्यूब, और आखिरी में देखें तो ये आदमी 10 का क्यूब लिखा है। आप देखें नीचे जितने मीटर उतने का क्यूब लिखा है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो पावर खत्म, पावर खत्म, पावर खत्म, और सिंगल सिंगल पावर बचेगी, और सिंगल पावर्स बचेंगी तो बात बन गई है, सीधे सीधे नंबर्स आ गए हैं। तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर की कहानी है 1 और बचा है सिर्फ 2, फिर बचा है 3, फिर बचा है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एंड में 10। ये हो गया आपके सारे नंबर्स। इन नंबर्स को क्या ऐड करना है? जी हाँ, कैसे ऐड करें? एपी लगा सकते हैं। एक गॉस साहब का बढ़िया सा फॉर्मूला है कि अगर कुछ n इंटीजर्स कंसेक्यूटिव आपको जोड़ने हो तो आपको लिखना चाहिए n of n + 1/2। ये अपने 9th 10th की स्टोरी में उन्होंने बता दिया था, ऐसा लॉ है। ये फॉर्मूला उन्होंने गौर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर जोड़ने हैं, n की वैल्यू आपकी 10 आ चुकी है, तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से अगर हम इस 10 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5 × 10 + 1 11 to 5 is 55। तो जोड़ लीजिए भाई, आपका आ गया 55। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 55, तो 55 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये वैल्यू सबको याद होती, 9 × 10⁻⁹ × 55 न्यूटन। ये बहुत चमत्कारी फोर्स है, इतनी ज्यादा फोर्स की हमें जरूरत नहीं होती, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम करते रहिए, बस काम खत्म, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम अपने ट्रायंगल की थी।
कोई परेशानी वाली बात? ये कोलिनियर चार्जेस की थी, ये करें इसको, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, करते रहिए। आपके लिए एक प्रॉब्लम है, छोटी सी है, जो बहुत खास है, पेंडुलम प्रॉब्लम्स पेपर में आया करती हैं। ये दो तरह से आती हैं, एक एयर में पेंडुलम्स हो और एक डाइलेक्ट्रिक में पेंडुलम हो। जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम वहां कराएंगे। आखिरी प्रॉब्लम है आज की, ये मान के चलिए कि दो सब हेडिंग यहां पे हमें ऐड करनी है, एक इन एयर और है एक इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक, ऐसे आप करके नोट्स बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं, और इसके बाद आपको इन एयर वाले सवाल को कंटिन्यू करना है। हम ये करने जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद ये करेंगे। तो यहां जरूर लिख लेना कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। चलिए प्रॉब्लम कर लेते हैं। पेंडुलम का क्या मतलब है, गौर से देखो, कुछ खास नहीं, बहुत बढ़िया सा हमारे पास दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स थी। इंसुलेटिंग क्यों ले रहे हो, कंडक्टिंग क्यों ले रहे हो? एक दूसरे पर चार्ज ट्रांसफर नहीं करना है, और बॉब पर रहने वाला चार्ज स्ट्रिंग में नहीं आना चाहिए, खुद फ्लो नहीं करना चाहिए, ये बातें बोली गई। आपको मैंने दोनों स्ट्रिंग्स लगभग थोड़े अलग अलग सस्पेंशन पॉइंट से दिखाई हैं, लेकिन आप मानकर चलिएगा कि सस्पेंशन इज फ्रॉम सेम पॉइंट। सस्पेंशन इज फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर सस्पेंशन है। अच्छा, इसका मास m है, दूसरे का भी m है, पहले का चार्ज q1 है, दूसरे का चार्ज q2 है। चार्जेस अलग क्यों लिए, मास क्यों सेम लिया? जब चार्ज अलग लिए तो मास भी अलग लेते थे, ऐसा कुछ नहीं करना है। चार्ज आप सेम ले या अलग ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मास डिफरेंट लेंगे तो दोनों का वेट अलग अलग हो जाएगा और दोनों अलग एंगल तक नहीं रहेंगे। अच्छा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फिर ये भी चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज कॉमन सेंस से रिपल करेंगे तो ये पेंडुलम्स ऐसे नहीं रहेंगे, धीरे धीरे रिपल करते 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 ऊपर हो जाएंगे और कभी ना कभी जाकर सेटल हो जाएंगे। तो आपके ये जो पेंडुलम अभी दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको ऐसे छोड़ेंगे, जैसे ये स्टेट है, इस स्टेट पे स्टेबल नहीं रहेंगे, ये किसी ना किसी ऐसे एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइन हो जाएंगे। अच्छा साहब, इंक्लाइन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सेटल भी हो जाएंगे। जी हाँ, सेटल हो जाएंगे, होना बहुत जरूरी है, बिना सेटल हुए तो बात बनेगी नहीं। हम कहेंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। इतनी क्या इच्छा है वर्टिकल लाइन की, बड़ी इच्छा है, देखते हैं, बताते हैं। अब देखें वर्टिकल लाइन की बात है, अगर दोनों के मासेस बराबर हैं तो समझना क्या कह रहा हूं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ये दोनों चार्जेस आ जाएंगे, आ गए। तो बात एरो की करते हैं, और एरो में ये लाइट ब्लू कलर लगा लेते हैं। पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपल्शन का फोर्स आने वाला है, रिपल्शन का फोर्स लगा लिया हमने, और ये जो रिपल्शन का फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अच्छा साहब, टेंशन T, यहां भी टेंशन T। अच्छा, नीचे वेट है mg, और यहां भी नीचे वेट है mg। आप पाएंगे इतनी प्यारी सिमेट्री दिखाई दे रही है कि ना टेंशन अलग होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट एक्शन रिएक्शन में बराबर होने हैं, और mg भी सेम है, तो टेंशन को सिमेट्री से सेम ही होना है, इसलिए ये टेंशन भी सेम रहेगी। और लंबाई तो दोनों की L और L ही थी, तो ये वर्टिकल से एंगल थीटा, तो ये भी वर्टिकल से एंगल थीटा ही होगा। ऐसा कैसे कह रहा हूं, सिमेट्री है, सेम है फोर्सेस, तो जितना ऊपर ये उठेगा उतना ऊपर ये उठेगा, तो कॉमन सेंस से दोनों का एंगल बराबर आएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम में दोनों के मासेस बराबर लिखे। जिस प्रॉब्लम में दोनों के मासेस इक्वल नहीं होते वो प्रॉब्लम में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो मेंस एडवांस की है, हम बोर्ड लेवल की कहानी कर रहे हैं, हालांकि ये भी मान लीजिए कि पक्का पक्का मेंस का काम है, तो एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, बस जरूरत होगी तो वहां भी बातें करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, अब क्या करें, कुछ खास नहीं। सबसे पहले अगर ये L है और ये थीटा है, तो ये अंदर वाला छोटा सा ट्रायंगल देखो, तो ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री से L sin थीटा दिखाई देगी। नहीं दिखती है तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार वो ट्रायंगल देख लेना, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस L है। तो कॉमन सेंस से साइड L थी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो मैं परपेंडिकुलर पता करना है, तो sin थीटा का फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि L है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बनेगा L sin थीटा। तो जो ये साइड आई वो L sin थीटा आई, अभी ट्रिग्नोमेट्री करके बताया, तो यहाँ पर ये L sin थीटा, तो लॉजिकली ये भी क्या है, L sin
थीटा। तो बीच का सेपरेशन कितना है 2L sin थीटा। तो तुरंत बच्चा चीख चीख के बोलेगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मैं तुरंत लिख लूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, और बीच का लीनियर सेपरेशन L sin थीटा यानी 2L sin थीटा है। हम लिख लेंगे 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा सा, बहुत बढ़िया। अब क्या, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर 11th क्लास का मैकेनिक्स लगाना है। आप इस टेंशन के दो कंपोनेंट करिए। अगर ये थीटा है तो लॉजिकली ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में t cos थीटा कंपोनेंट आएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अंदर की तरफ t sin थीटा कंपोनेंट आएगा। आप इस टेंशन को भूल जाइए कि कोई फोर्स थी, इसके दो कंपोनेंट करके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पढ़िए। आपका पेंडुलम पूरी तरह से रेस्ट पर आ चुका है क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इसलिए अंदर वाली फोर्स बाहर वाली फोर्स के बराबर होगी और नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के बराबर होगी। इसलिए आप लिखेंगे t sin थीटा दैट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक देख के अच्छा नहीं लगता तो फॉर्मूला पूरा डाल दीजिए। तो आप लिखेंगे t sin थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। आप मान के चलिए कि आपके बोर्ड के सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 2L sin थीटा निकालना नहीं पड़ेगा, ये 2L sin थीटा के बीच का सेपरेशन दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर ना दिया हो तो इस तरह निकाल सकते हैं, इसलिए सारा कुछ लिख दिया। दूसरी इक्वेशन ये cos थीटा वाली लिख लीजिए। आप लिखेंगे t cos थीटा इज इक्वल टू mg। आपके पास देखें तो बहुत ही प्यारी दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये है इक्वेशन नंबर a और ये है इक्वेशन नंबर b। इनमें दो ही इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं, दो ही वेरिएबल को पूछता है। या तो वो टेंशन के बारे में पूछने की कोशिश करेगा खूब जम के, या तो वो मास के बारे में पूछने की कोशिश करेगा। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि वो थीटा पूछ ले। जब वो थीटा पूछे तो डिवाइड करें तो आएगा tan थीटा, t कट जाएगा, sin cos tan बन जाएगा। और अगर वो टेंशन पूछे तो स्क्वायर करके ऐड कर दें तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड होके बन जाएंगे 1, आ जाएगा टेंशन। तो सॉल्व करें, आंसर पाएं। इसके लिए अब स्कीम आपके पास इस क्वेश्चन की बची कि सॉल्व करो, आंसर पाओ। बस जो भी वेरिएबल पूछे इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले। ये है तरीका पेंडुलम को सॉल्व करने का। दूसरी सब हेडिंग जो थी वो थी इसके डाइलेक्ट्रिक के केस की बात में करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ लेंगे। आज का एजेंडा यहाँ पर बच्चों खत्म होता है और अब हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जितनी प्रॉब्लम आज के एजेंडा में थी वो कर ली। ट्रायंगल की प्रॉब्लम करी, ट्रायंगल की दो प्रॉब्लम करी, उसके बाद लाइन वाली प्रॉब्लम करी, वेट बैलेंसिंग किया और उसके बाद हमने पेंडुलम प्रॉब्लम भी किया। पेंडुलम का यही स्कीम है, इससे सारे पेंडुलम की प्रॉब्लम हो जाती है। अगली स्लाइड क्या है, आपको थैंक यू बोलना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जितनी भी देर आपने हमें देखा, अगर लेक्चर पूरा देखा तो आपके फायदे की चीज है, देखते रहिए, फॉलो करिए। ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए साल भर आरटी एकेडमी आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के लेक्चर्स लाता रहेगा। फुल कोर्स करेंगे एनसीईआरटी का, जिसमें डिस्कशन भी होगा, लेक्चर भी पढ़ाया जाएगा और कांसेप्ट्स होंगे, प्रॉब्लम डिस्कस होगी ढेर सारी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12 क्लास 11 की। फिलहाल हम क्लास 12 कर रहे हैं। आरटी एकेडमी पे आपको मिलेगा सब कुछ। जुड़े रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।